ढाका से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बैतुल मुकर्रम की राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और इस भीड़ में भारत विरोधी नारे लगाए गए। बांग्लादेश में यह हालात इसीलिए बने हैं क्योंकि वहां 32 साल के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो गई। उस्मान हादी वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को हटाना चाहते थे और निष्पक्ष चुनावों की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान 12 दिसंबर को 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद 15 दिसंबर को उनके इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया सिंगापुर, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। सबसे पहले ढाका के राजशाही जिले में बांग्लादेश के मीडिया दफ्तरों पर हमला हुआ, जिनमें मशहूर अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। वहां तोड़फोड़ के बाद लूट हुई, आगजनी की भी घटनाएं हुई। कई लोगों ने तो इन दफ्तरों में मौजूद कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स तक लूट के भाग रहे। देखिए, इन सब के बीच हिंसक भीड़ के एक समूह ने छायानट में तोड़फोड़ की, उसे आंशिक रूप से आग के हवाले कर दिया। ये वही मशहूर बंगाली सांस्कृतिक संस्था है जिसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। ये बांग्लादेश की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक है जो बंगाली संगीत, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण और प्रचार के लिए जानी जाती है। लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे भी अपना निशाना बनाया और इसी दौरान कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को भी नुकसान पहुंचाया। उस्मान हादी की हत्या के विरोध में हिंसक भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिवंगत पिता, पिछली बार भी बवाल हुआ था तो यही किया था, एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिवंगत पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी आग लगा दी। ढाका में ही हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए 32 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। सोचिए, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं का उस्मान हादी की हत्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नफरती हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और अब यह बांग्लादेश में आम हो गया है। वहां मुद्दा कोई भी हो, निशाना हिंदू ही बनते हैं। बांग्लादेश में कल रात भर की हिंसा में आवामी लीग के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी थी। चटगांव में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें भी भारत के असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस के सामने बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। उन्होंने भारत के सहायक उच्चायोग पर ईंट फेंकनी शुरू कर दी। वहां हाई कमीशन में काम करने वाले अधिकारियों को उनके घरों को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, अब ये सारी हिंसा जो आप देख रहे हैं अलग अलग जगह है, ये सारी हिंसा उस्मान हादी की हत्या को लेकर हो रही है। बड़ी बात यह है कि जो लोग इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भारत को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। और क्यों मानते हैं? इसके पीछे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बहुत बड़ा खेल है। असल में 12 दिसंबर को जब उस्मान हादी की हत्या हुई तब यह आरोप लगा कि हमला करने वाले अज्ञात लोगों को भारत का समर्थन मिला है। मतलब ये नैरेटिव, ये प्रोपेगेंडा फ्लोट किया गया, वहां पर फैलाया गया। बहुत सारे लोगों ने इन आरोपों पर इसलिए भी विश्वास कर लिया क्योंकि हत्या से कुछ घंटे पहले उस्मान हादी ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक पोस्ट किया था। इस विवादित पोस्ट में भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था और इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पोस्ट का फायदा उठाकर लोगों के दिमाग में झूठ डाला। उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारत हो सकता है, जबकि उस्मान हादी तो लगातार मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ एक मिशन चला रहे थे। इस झूठ को हवा देने के लिए उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका में अंतरिम सरकार ने 14 दिसंबर को भारत के उच्चायुक्त को तलब तक किया। इससे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों में एक संदेश गया कि उस्मान हादी ने भारत का विवादित नक्शा पोस्ट किया था, इसलिए भारत ने उनकी हत्या करा दी। यानी ये सारा खेल मोहम्मद यूनुस की सरकार खेल रही थी, जबकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि उसका उस्मान हादी की हत्या से कोई लेना देना नहीं। भारत के इस बयान के बावजूद बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर 3 हमलावरों की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हुई और यह झूठ फैलाया गया कि इन हमलावरों को भारत ने अपने देश में शरण दिया हुआ है। इनमें गोली चलाने वाले आरोपी का नाम फैसल करीम मसूद बताया गया, दूसरे आरोपी का नाम आलमगीर शेख बताया, तीसरे का नाम रुबैल बताया। अब देखिए कैसे पूरा प्रोपेगेंडा होता है। अब बांग्लादेश के पास कोई सबूत नहीं है कि इन तीनों हमलावरों की भारत ने मदद की है, उन्हें उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत में शरण दी गई है, या इनका कुछ भी लेना देना इंडिया से है, भारत से। लेकिन बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर आग की तरह इस झूठ को फैलाया गया ताकि वहां एक भारत विरोधी सेंटिमेंट, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा सके। और ऐसा हुआ भी। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के ज्यादातर प्रदर्शनकारी भारत को ही इसके लिए दोषी मान रहे हैं।
जबकि सच यह है कि उस्मान हादी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के लिए खतरा बने हुए थे, क्योंकि वो लगातार उनकी सरकार के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। हाल ही में बांग्लादेश के चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि वहां 12 फरवरी को संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह से हिंसा होती है तो चुनाव को टाला भी जा सकता है, मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है, और अगर चुनाव होते हैं तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार संकट में आ सकती है। अब सवाल यही है, क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुनावों को टालने के लिए और अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए उस्मान हादी की हत्या का आरोप भारत पर डाला, ऐसे हालात पैदा किए जिससे बांग्लादेश में 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव को फिर से आगे के लिए टाला जा सके? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस उस्मान हादी ने शेख हसीना की सरकार गिराई थी, उसी उस्मान हादी से मोहम्मद यूनुस ने किनारा कर लिया था। उस्मान हादी ने इनकलाब मंच नाम का संगठन बनाया था। वो चाहता था कि इनकलाब मंच बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में हिस्सा ले। वो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा था मोहम्मद यूनुस के लिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इस संगठन को कट्टरपंथी संगठन बता दिया, जिसके बाद उस्मान हादी ने ऐलान किया था कि वो फरवरी में होने वाले चुनाव में बतौर निर्दलीय हिस्सा लेगा, और इसके लिए वो चुनाव प्रचार भी कर रहा था। 12 दिसंबर को जब 2 अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी, तब वो चुनाव प्रचार ही कर रहा था। और इससे ये पता चलता है कि हकीकत में उस्मान हादी मोहम्मद यूनुस की सरकार के बीच एक बड़ी दरार पैदा हो चुकी थी, और इस दरार का कारण यह था कि उस्मान हादी मोहम्मद यूनुस की लगातार आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था कि मोहम्मद यूनुस ने जुलाई चार्टर को लागू नहीं किया, जिसके तहत 80 से ज्यादा सुधार होने थे। इनमें 40 सुधार बांग्लादेश के संविधान को लेकर थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं किया। इनमें यह तय होना था कि कोई भी नेता लगातार 10 साल से ज्यादा बांग्लादेश का पीएम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सारे अधिकार, सारी शक्तियां सिर्फ प्रधानमंत्री के पास नहीं हो सकती। यह बदलाव भी मोहम्मद यूनुस ने नहीं होने दिया। अलग अलग स्वतंत्र समितियां होनी चाहिए जो प्रधानमंत्री की जगह खुद फैसला ले, यह भी मोहम्मद यूनुस ने होने नहीं दिया। इसी जुलाई चार्टर में यह मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की पूरी संसदीय व्यवस्था को बदला जाना चाहिए। पुलिस और सेना में भी नए सिरे से बदलाव होने चाहिए। उस्मान हादी जुलाई चार्टर के तहत जितने ये सारे बदलाव थे, इन बदलावों की मांग कर रहे थे, जबकि मोहम्मद यूनुस पहले मानने को तैयार नहीं थे, और अब अक्टूबर में जब वो ऐसा करने के लिए तैयार भी हुए, तब भी उस्मान हादी को उन पर भरोसा था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस्मान हादी खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी विरोध कर रहे थे, और इसी साल जुलाई महीने में उन्होंने एक भाषण दिया था जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और बीएनपी के खिलाफ था। इसमें उन्होंने जुलाई जो चार्टर है उसका जिक्र करते हुए कहा था कि उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, बांग्लादेश के साथ विश्वासघात हो रहा है। अंतरिम सरकार इस जुलाई चार्टर को लागू नहीं कर रही है। जो बदलाव होने चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसे सरकार लागू नहीं कर रही। आप खुद उस्मान हादी के इस भाषण को सुनिए और यह भी समझिए कि उस्मान हादी की हत्या से मोहम्मद यूनुस को ज्यादा फायदा था और भारत का इससे कोई मतलब ही नहीं था। आज मोहम्मद यूनुस की सरकार उस्मान हादी की मौत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक मना रही है, जबकि सच तो यह है कि इसी अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी के इनकलाब मंच को कट्टरपंथी संगठन बताया और इसे अलग थलग कर दिया। ऐसा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए, निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और आज भी अगर उस्मान हादी की हत्या की वजह से हिंसा बढ़ती है, भारत विरोधी भावनाएं भड़कने से बांग्लादेश का माहौल खराब होता है, तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव टाले भी जा सकते हैं, और इसमें मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी का फायदा होगा। इसीलिए उस्मान हादी की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा हो रहा है जो पूरी तरह से फर्जी है। इसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने खुद डिजाइन किया है। और अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं आज जो बांग्लादेश कट्टरपंथियों के इशारे पर इस तरह से सुलग रहा है, उसकी पूरी सच्चाई। ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं। यहां पर जब आप देखेंगे बांग्लादेश कट्टरपंथियों के इशारे पर भारत का विरोध कर रहा है, उस बांग्लादेश पर भारत के कितने एहसान हैं वो तो भूल गया, लेकिन हम याद दिलाते रहेंगे। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश को कभी पाकिस्तान से आजादी नहीं मिलती।
1971 के युद्ध में भारत के 3,843 जवान शहीद हुए थे और इन भारतीय जवानों की शहादत ने बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बनाया था। लेकिन आज बांग्लादेश इस हकीकत को भूल चुका है। आगे बढ़िए, बांग्लादेश यह भी भूल चुका है कि भारत वही देश है जिसने सबसे ज्यादा कर्ज बांग्लादेश को दिया। भारत सस्ती दरों पर कर्ज देने के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करता है, उसमें सबसे ज्यादा 25% कर्ज अकेले बांग्लादेश को मिला है, जिसे बांग्लादेश मामूली ब्याज दरों के साथ चुका रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट में 25% लोन जो हम देते हैं वो बांग्लादेश को देते हैं, जहां पर मामूली ब्याज दरों पर उसे कर्ज चुकाने की छूट मिलती है। बांग्लादेश इस एहसान को भी भूल चुका है कि भारत वही देश है जो हर साल उसे एक विशेष आर्थिक पैकेज देता है। हम लोग देते हैं। साल 2024-25 में 120 करोड़, मतलब अभी पुरानी बात भी नहीं है, ये साल 2024-25 की बात है। 120 करोड़ आर्थिक पैकेज हमने दिया। साल 2024-25 में भी भारत ने, जो साल दर साल हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद से साल 2025 में हमने फिर से दिया है 120 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। अब आप सोचिए, ये सब भूल चुका है बांग्लादेश। आज भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाला बांग्लादेश ये भी भूल चुका है कि उसके देश को 17% बिजली भारत से ही मिलती है। 17% बिजली की आपूर्ति। मतलब आप सोचिए कि भारत इतना कुछ कर रहा है, इसका खूब फायदा भी वो उठा रहा है। 17% बिजली हम उसकी आपूर्ति करते हैं। बांग्लादेश ये भी भूल गया है कि वो अपनी जरूरत का 65% चावल, एक एक करके 65% चावल, 60% प्याज, 70% मसाले, 19% केमिकल प्रोडक्ट्स भारत से ही लेता है। और भारत भी इस बात का खास ख्याल रखता है कि बांग्लादेश में किसी चीज का कोई संकट अचानक ना गहराए। आज बांग्लादेश खुद को गारमेंट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब कहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसमें भी भारत ने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया। बांग्लादेश के कॉटन इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 23% है। और अगर भारत इस निर्यात को रोक दे तो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होगा। यहां बड़ी बात यह है कि आज अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं तो यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ 2 ही देशों से लगता है, जिनमें एक है म्यांमार और दूसरा है भारत। इनमें भी बांग्लादेश का 93%, 93% बॉर्डर भारत से जुड़ता है। यहां पर जब आप देखेंगे तो म्यांमार के साथ बहुत कम है। 2 देशों से बांग्लादेश की सीमाएं हैं। सबसे ज्यादा ये जो आप देखिए, ये जो हरे के साथ सारा व्हाइट लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये 93% उसका बॉर्डर जो है वो तो सिर्फ भारत से है। अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता ये कहते हैं कि वो उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर देंगे तो ये गंभीर बात है। और भारत ने इस मुद्दे पर दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब भी किया था। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश इस वक्त बुरी तरह सुलग रहा है। बड़ी बात यह है कि वहां ना सिर्फ भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही, बल्कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को भी हर मुद्दे पर निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश उन सभी देशों के लिए केस स्टडी है जहां तख्तापलट के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को मिसाल की तरह देखा जाता है। अगस्त 2024 जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए भारत आना पड़ा, तब यही कहा गया कि अब बांग्लादेश का तेजी से विकास होगा। लेकिन सच यही है कि इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों का भला हुआ और पाकिस्तान को बांग्लादेश में पैठ जमाने का मौका मिला। बांग्लादेश के लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच यही है, हिंसा से बांग्लादेश के लोगों का कुछ भला नहीं हुआ। उल्टा इस तख्तापलट ने बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की को रोक दिया। आज भी बांग्लादेश में अस्थिरता का माहौल है। पूरे देश में एक बार फिर ये देश वहीं पहुंच गया है जहां वो अगस्त 2024 में खड़ा था। बड़ी बात यह है कि जब बांग्लादेश के कट्टरपंथी उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तब भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने त्रिपुरा के दक्षिण जिले में बेलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया।